नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। देहरादून से खबर है, जहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में संगठन की अहम बैठक हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। बैठक में आगामी चुनाव को देखते हुए रणनीति बनाई गई। उत्तराखंड पहुंचने के बाद प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने पार्टी के आगामी रोडमैप को लेकर प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में मुख्य रूप से आने वाले निकाय चुनाव, पंचायत और लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। प्रदेश प्रभारी की अध्यक्षता में शुरू हुई बैठक में बीजेपी उत्तराखंड की प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजेंद्र अजय भी मौजूद रहे। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों को, बूथ पर पन्ना प्रमुखों को और अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाने समेत विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही राज्य एवं केंद्र सरकार के काम को जनता के मध्य एवं पार्टी की सक्रियता घर घर पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए थे, उनके पदाधिकारी नियुक्त किए थे। अब जिला अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, मोर्चों के अध्यक्ष नियुक्त हो गए। उनकी पूरी की पूरी टीम का गठन होना है। उस गठन की प्रक्रिया चालू है। उसमें आत्म मंथन करके विचार कर कर वो जल्दी से जल्दी हमारे संगठन को आगे बढ़ा सकें, ऐसी एक टीमों की सब कार्य होने वाले हैं। चुनाव को हम चुनाव की दृष्टि से ही देखते हैं और एक राजनीतिक दल के नाते चुनाव जीतना हमारा अधिकार भी है और कार्य भी है। हमारी सरकार ने 30% आरक्षण महिलाओं को मिले, इसके लिए बिल पारित किया है। मैं अपने यहाँ के अपने मुख्यमंत्री जी को और सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। हमारी महिलाओं का ये अधिकार हक था, वो उनको मिला है। हमारी और उत्तराखंड में वन्य जीवों के हमले में मृत्यु अथवा घायल होने के मामले में मुआवजा राशि बढ़ाने के प्रस्ताव पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में मोहर लग गई है। वहीं विश्व प्रसिद्ध शिकारी एवं संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट की याद में राज्य में ट्रेल बनाने के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत 84 कूटी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने को भी बोर्ड की हरी झंडी मिली है। और पर्यटन विभाग इनके प्रस्ताव बनाएगा। राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के मद्देनजर 2 करोड़ का कार्पस फंड बनेगा और उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमले में मौत होने पर अब 6 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। अभी तक मृत्यु पर 4 लाख के मुआवजे का प्रावधान था। घायलों के मामले में भी मुआवजा राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का फैसला हुआ है। इसके अलावा संरक्षित क्षेत्रों के 1 किलोमीटर की परिधि में इको सेंसिटिव जोन से संबंधित मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करेगी। समय समय पर वन्यजीव संघर्ष लगातार यहाँ होता रहा है और उसको देखते हुए हमने उस राशि को पहले 4 लाख की 5 लाख किया और 5 लाख से 6 लाख कर दिया है। इसके साथ साथ जानवरों की भी जो वन्य जीवों की जो कैटेगरी है, उसको कैटेगरी में न बांटकर यह भी निर्णय लिया गया है कि अगर कोई भी जंगली जो जीव के कारण से अगर कहीं पर इस प्रकार की घटना होती है तो उसको सीधे उसी में माना जाएगा। यह भी निर्णय लिया और जो बहुत सारे रुके हुए हमारे प्रस्ताव थे उनको भी मंजूरी दी है। तो 2015-16 के कोई सड़क के मामले से सुरक्षा क्षेत्र का था, एक हमारा पुरोला उत्तरकाशी क्षेत्र का था, उन सभी पर सहमति हुई। और जो वन विभाग के प्रस्ताव हैं, जो वन भूमि हस्तांतरण के मामले हैं, उनको डीएफओ के स्तर से पहले से ही जब प्रस्ताव बनाया गया उसी समय संबंधित विभाग डीएफओ के कंसल्ट से उसको आगे बढ़ाए, जिससे कि वो ज्यादा देर न लगे और हो जाए। सहायता राशि के लिए भी जो है इधर उधर जो भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, वो भागना दौड़ना न पड़े। सो मोटो लेकर विभाग स्वयं, आज हमने फैसला लिया है कि विभाग कहीं पर भी वन्य जीव के कारण से इस प्रकार की घटना होती है तो वो सो मोटो लेंगे डीएफओ को और जो भी अन्य अधिकारी हैं उसके लिए सीधे सीधे उनको यहाँ से आज एक शासनादेश निकलेगा, आज के मिनट में तय। वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में जिस तरह से कई बार डेथ हो जाती है तो उसको घटा के जो प्रपोजल था 4 बढ़ा के 4 लाख से 5 लाख की बात थी, तो उन्होंने 4 लाख से बढ़ा के उसको 6 लाख कर दिया। जंतुओं के कारण मान लिया कि अगर पशुधन की क्षति होती है
तो उसमें जैसे बकरियों का है, बकरियों का जैसे 3000 है, 3000 से 5000 कर दिया उन्होंने। इसके अलावा भी ये कहा है कि अगर किसी तरह की डेथ या किसी तरह की क्षति होती है तो ये डीएफओ का दायित्व होगा कि वो जो जो प्रभावित लोग हैं उनके यहाँ जाकर वो मुआवजा दिया जाए। उन्होंने खास करके वन्य जंतुओं से जो ह्यूमन। और शनिवार को भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड संपन्न हो गई। आइए, और यहाँ पे देहरादून की इस बार की पासिंग आउट परेड में कुल 344 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए हैं। इनमें से 314 भारतीय मूल के कैडेट्स परेड में अंतिम पग पार कर भारतीय सेना में बतौर अधिकारी शामिल हुए। और आईएमए पासिंग आउट परेड में 11 मित्र देशों के 30 विदेशी कैडेट्स भी पास आउट होकर अपने अपने राष्ट्र की सेना में शामिल होंगे। आज की पासिंग आउट परेड में उत्तराखंड के 29 और यूपी के 51 जेंटलमैन कैडेट्स भी पास आउट हुए हैं। शनिवार को ही पासिंग आउट परेड के रिव्यू ऑफिसर सेंट्रल कमांड के COCN चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी थे और उन्हें भव्य परेड ने सलामी दी। पासिंग आउट परेड में बेस्ट जेंटलमैन कैडेट का गोल्ड मेडल पवन कुमार को मिला और बेस्ट कैडेट का सिल्वर मेडल जगजीत सिंह को दिया गया। ब्रॉन्ज मेडल पुरापू लिखित ने प्राप्त किया। तो राज्यों से पास आउट ये कैडेट्स जिनकी संख्या हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। राज्य की अगर बात करें तो असम, और असम से 4 ये संख्या। राज्य अगर बिहार की बात करें तो बिहार से 24 कैडेट और चंडीगढ़ से 2। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के 4 कैडेट्स जिन्होंने पास आउट किया और दिल्ली के संख्या 13 है। तो हिमाचल प्रदेश के 13 कैडेट्स जो पास आउट हुए, और मालदीव की अगर बात करें मित्र देश तो वहां के 3 कैडेट्स और म्यांमार के 1 कैडेट भी पास आउट हुए हैं। तो ये अलग अलग संख्या है, अलग अलग जगहों की, अलग अलग राज्य और देशों की। नेपाल से 3 कैडेट्स पास आउट हुए और श्रीलंका के 4, सूडान के 1 कैडेट यहां से पास आउट हुए। तो ये अलग अलग देशों की अलग अलग संख्या है। तो देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड संपन्न हो चुकी है और भारतीय सेना को 314 सैन्य अफसर मिले हैं। इसमें यूपी के सबसे ज्यादा 51 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए हैं। में मैं समर वैली स्कूल में था। इसके बाद यहाँ से मैं सैनिक स्कूल बालाचड़ी गया, गुजरात में है। उसके बाद एनडीए, फिर आईएमए। और ये तो बहुत ही गौरवशाली अवसर है मेरे लिए, माता पिता के लिए और इनफैक्ट सभी के लिए। ये तो सर शब्दों में तो ये मेरा यही कर सकता है, छोटा भाई है, यही बता सकता है। सारी मेहनत इसकी और मेरी वाइफ की है। सब कैसा आप अपने भाई का किस तरह से खुशी जाहिर करेंगे? खुशी की तो हमारी संस्कृति है देश की सेवा करना, परिवार से यही विरासत मिली है। पिताजी भी रक्षा मंत्रालय में ही थे, तो अभी स्वस्थ हैं बेचारी, उनकी अभी अस्पताल में एडमिट थे तो वो नहीं आ पाए हैं, पर वो वहीं से घर बैठे अपने पोते को आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इंतजार था और आपने बड़ी मेहनत करी, तो क्या लगता है आज कितनी सारे जहां से अच्छा खुशियों का कोई वो नहीं बता सकता, बयान नहीं कर सकती मैं इसका। हमें बहुत गर्व है कि हम देश की जो है सो सेवा कर रहे हैं। और एज ए दोनों मेरे बेटे जो कि ऑफिसर्स रैंक में ज्वाइन किया है, तो हमें और भी खुशी होती है। और देश के लिए जो है, देश की पूरी कुर्बानी देने का जो है एक अलग से जज्बा जो है, एक जुनून पैदा होता है। और जिस प्रकार से हमने जो है वो देश के लिए 34 साल सर्विस की है, उसी प्रकार से हमारे बेटे भी जो है वो देश के लिए जो है हमेशा जो है सेवा। खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को बड़ा झटका लगा है। अपने पीआरओ द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के पूर्व का एक आदेश सामने आया है और सचिवालय सेवा के अफसर आईपी सिंह को जांच में क्लीन चिट मिल चुकी है। आईपी सिंह को पूर्व में जारी जांच में शासन ने दोष मुक्त माना था। अपर मुख्य सचिव गृह के आदेश से जारी हुआ था पत्र, और ऐसे में अब
सतपाल महाराज के पीआरओ द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे का भी शून्य होना तय है। पीडब्ल्यूडी चीफ एयाज अहमद आईपी सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था और एयाज अहमद के प्रमोशन प्रकरण में निर्दोष पाए गए थे आईपी सिंह। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के इशारे पे उनके स्टाफ आईपी सिंह पे दर्ज कराया गया मुकदमे के मामले में मंत्री के खिलाफ सचिवालय संघ मुखर हो गया है और सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने बताया और बयान जारी करते हुए कहा कि इस प्रकरण में जब मंत्री के अनुरोध पर सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में कोई तथ्य नहीं पाते हुए संबंधित निजी सचिव को दोषमुक्त किया जा चुका है, फिर मंत्री के अनुरोध पर 3 सदस्यीय समिति की जांच अभी विचाराधीन है, उसका इसका परिणाम आना शेष है। इससे पहले ही एफआईआर दर्ज कर दी जाना सीधे सीधे कर्मचारी के उत्पीड़न का मामला है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सचिवालय संघ अध्यक्ष दीपक जोशी ने इस एफआईआर को वापस नहीं लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। लोक निर्माण विभाग की एक पत्रावली पर चूंकि जिस तरह का घटनाक्रम सामने उभर के आया है और एक सचिवालय सेवा के निजी सचिव के ऊपर जिस तरह से माननीय कैबिनेट मंत्री जी के स्तर के पीआरओ द्वारा एफआईआर दर्ज करने का मामला प्रकाश में आया है, यह बहुत ही उत्पीड़न की श्रेणी की कार्रवाई है। और चूंकि जब एक इसी मामले में सचिवालय प्रशासन विभाग जो नियोक्ता विभाग है उसके द्वारा प्रारंभिक जांच करते हुए इसमें संबंधित हमारे उस कर्मचारी साथी को दोषमुक्त कर दिया गया है, दोष सिद्ध उसका नहीं पाया गया है। वहीं दूसरी ओर अभी माननीय कैबिनेट मंत्री लोक निर्माण विभाग के स्तर से जो अनुरोध किया गया था उस अनुरोध का परिपालन करते हुए एक दूसरी कमेटी जो 3 सदस्यीय कमेटी है उसकी रिपोर्ट अभी आने ही बाकी थी, उसकी अभी जांच चल रही है। उसी बीच बहुत तेज़ी के साथ जिस तरह से इस एक एफआईआर दर्ज कराई गई है वो एफआईआर बिल्कुल ही उत्पीड़न की श्रेणी में है और हम लोग इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं कि इस तरह से कर्मचारी को इस तरह से अगर टारगेट किया जाएगा तो कोई भी कर्मचारी सचिवालय सेवा का मंत्री गणों के निजी स्टाफ में कार्य करने में अनिच्छा प्रकट करेगा और भविष्य में इसके बहुत भीषण दुष्परिणाम होंगे। और कहीं ना कहीं जो सरकारी राजकाज है, जो सचिवालय से मुख्य धारा चलती है, वहाँ पर यह आरोप लगाना कि उस डीएससी से फाइल अपने मन से संबंधित कर्मचारी द्वारा भेज दी गई है, बिल्कुल बेबुनियाद है। मुझे आशंका है कि इसमें कोई ना कोई ऐसा एक इशू है जिस पर कर्मचारी को उत्पीड़न करने का कार्य केवल किया जा रहा है। हम लोग उस कर्मचारी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्री जी से पुनः मिलकर अपना प्रभावी पक्ष रखेंगे और इस एक तरफा और उत्पीड़न की कार्रवाई का प्रबल विरोध करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री जी बहुत कद्दावर और बहुत सीनियर मंत्री हैं और उनको बहुत राजकाज और उन्होंने बहुत सिस्टम देखे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक इस तरह की हुई है जिस पर हमारे सचिवालय सेवा के कर्मचारी को टारगेट किया जा रहा है। और मैं ये मानता हूं कि डीएससी एक ऐसा अभिलेख है जिसको माननीय मंत्री जी के स्तर पर ही इसको सुरक्षित रखे जाना चाहिए था। यदि माननीय मंत्री जी ने उसको अगर किसी कर्मचारी को दिया है तो कहीं ना कहीं यह भी एक बड़े प्रश्न चिन्ह लगाता है कि वो डीएससी से सारी फाइलें हो रही थी, केवल इसी फाइल पर इस कर्मचारी को इस तरह से दोषारोपण किया जा रहा है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम के समीप देश के पहले गांव माड़ा में शनिवार को वर्चुअल रूप से रिलायंस 4G सेवाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पे श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय वर्चुअली मौजूद रहे। तो माड़ा में भी मोबाइल की घंटी बजी है और माड़ा गांव में रिलायंस की 4G सेवा की शुरुआत की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को लक्सर के HR डिग्री कॉलेज में आयोजित खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को महत्वपूर्ण बताया। हिमाचल में बीजेपी की हार पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पार्टी हार के कारण की समीक्षा करेगी। देश को अगर तेजी से आगे बढ़ाना है और देश में संभाव रखना है, सद्भावना रखनी है, तो कॉमन सिविल कोड जो बिल है या कॉमन सिविल कोड जो है वो लागू होना चाहिए।
तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, तमाम तरह की जो इस देश को एक नहीं होने देना चाहते हैं, ऐसे तत्व इसमें सक्रिय होते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर ये बिल पास होता है तो देश का हित होगा, देश को। और लक्सर में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने गर्ग डिग्री कॉलेज में आयोजित शिक्षा संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेने पहुंचे निशंक ने छात्रों को भी संबोधित किया। ये तो सतत विकास का जो लक्ष्य है उसकी क्या संभावनाएं और चुनौतियां क्या हैं, ये पूरा वर्ल्ड इस पर काम कर रहा है। हम तेजी से इसमें आगे बढ़ रहे हैं। छात्रों को वर्तमान चुनौतियों का मुकाबला कैसे करना है उसको लेकर के निश्चित रूप में ये सेमिनार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे बच्चे। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, मैं हूं शैली जगदेव। उत्तराखंड में स्वास्थ्य क्षेत्र के कायाकल्प के लिए राज्य सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। दून मेडिकल कॉलेज में 200 बेडों का भवन बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल में आधुनिक उपकरणों से लैस नए ओटी, आईसीयू व इमरजेंसी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई हुई आसान। रुद्रप्रयाग में 20 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनने जा रहे नर्सिंग कॉलेज का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शिलान्यास। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में एम्स के सैटेलाइट केंद्र और प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेजेस बनने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और आशा वर्कर्स की सहायता के लिए आशा संगिनी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का हुआ शुभारंभ। इस मोबाइल ऐप पर आशा वर्कर्स अपने काम को अपलोड कर सकेंगी और उनका भुगतान भी ऑनलाइन होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के विजन की दिशा में उत्तराखंड सरकार का महत्वपूर्ण कदम, अपनी सरकार मोबाइल ऐप हुई लॉन्च। सरकार से मिलने वाली 427 सेवाएं अब आपको घर बैठे आसानी से मोबाइल पर होंगी उपलब्ध। उत्तराखंड को 2025 तक सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है राज्य सरकार। हम रात दिन मेहनत कर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें लगातार विकल्प रही संकल्प को पूरा करने के लिए हर परिश्रम को हम लोग करने को, परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाने को, यह हमारा संकल्प है। हमारी सरकार इसके लिए भविष्य में भी प्रयास करती रहेगी। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार विशेष रूप से कार्य कर रही है। पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने 136 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हरिद्वार में अखिल भारतीय संत समिति की महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश अध्यक्ष और श्री पंचायती निर्बल अखाड़े के कोठारी जसविंदर सिंह के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य एजेंडा धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, गोरक्षा, गंगा रक्षा रहा और साथ ही बैठक के दौरान सर्वसम्मति से जिला कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। देवपुरा आश्रम के महंत गुरमीत सिंह को जिला अध्यक्ष, महंत किशन दास महाराज को महामंत्री और महंत रामानुज दास को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। में जिला हरिद्वार के अंदर एक अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष का चयन किया गया, जिसके लिए हमारे देवपुरा के विरक्त संत गुरमीत सिंह जी महाराज को जिला अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया और श्री रामानुज दास जी महाराज को कोषाध्यक्ष पद दिया गया और महामंत्री के लिए कृष्ण दास जी महाराज घनश्याम भवन वालों को उसमें मनोनीत किया गया। जो भी कार्य होगा ग्राउंड लेवल तक, हर आदमी तक, जो संत महापुरुषों का जो एजेंडा है, जो अखिल भारतीय संत समिति का जो मुख्य लक्ष्य है, धर्म रक्षा,
राष्ट्र रक्षा और गौ गंगा रक्षा अखिल भारतीय संत समिति का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे श्री राम जन्मभूमि आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसमें अखिल भारतीय संत समिति ने अपना जो है अहम योगदान। और उधम सिंह नगर के किच्छा में अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक पर एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान अवैध रूप से चल रहे 3 क्लिनिक को एसडीएम ने सीज कर दिया। छापेमारी के दौरान एसडीएम कौस्तुभ मिश्र ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है और जिसमें अवैध रूप से चल रहे 3 क्लिनिक को सीज किया गया और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो भी इस प्रकार के अवैध क्लिनिक या इस प्रकार की जो जनता के स्वास्थ्य से छेड़छाड़ का विषय हो या बिना मेडिकल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के बिना इस प्रकार क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। उसी क्रम में आज किच्छा में 3 क्लिनिक सील किए गए हैं। कतिपय स्थान पर यह भी पाया गया है कि बिना डॉक्टर चिकित्सकीय अर्हता के भी क्लिनिक चलाए जा रहे थे। तो इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश। और मसूरी में घनानंद राजकीय इंटर कॉलेज के साइंस ब्लॉक में चोरों ने 6 कमरों के ताले तोड़ के अलमारी में रखे कीमती सामान को चुरा लिया। बताया यह जा रहा है कि सुबह के वक्त जब स्कूल खुला तो स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्य रवि उनियाल को साइंस ब्लॉक के सभी कमरों के ताले टूटे मिले और इस घटना की सूचना मसूरी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। वहाँ साइंस लैब के ताले टूटे हुए हैं। अंदर जाके देखा तो सारे जितने भी वहाँ 6 दरवाजे थे सभी के ताले टूटे हुए हैं और अंदर सामान बिखरा पड़ा हुआ है। अलमारियों के लॉक टूटे हुए हैं। ठीक है। और कुछ इसकी जानकारी हम तुरंत क्या पुलिस विभाग को दी थी, पत्रकार महोदय को भी दी गई थी। पुलिस ने मौके पर आके इसकी जांच पड़ताल की और वहाँ पर जो चोरों जिन लोगों ने चोरी की है वहाँ उनका एक जो ताले तोड़ने में हथियार इस्तेमाल हो गए, जैसे कुदाल है, रॉड है, उन्होंने अपना जैकेट वहाँ छोड़ दिया, उस तरह है वहाँ छोड़ दिया गया। और देहरादून में स्कूटी सवार व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक की 20 साल की भतीजी गंभीर रूप से घायल हुई। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ट्रक ड्राइवर घटना के बाद मौके से फरार हो गया। राहगीरों ने तत्काल पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बिना देरी किए युवती को अस्पताल में भर्ती कराया। तो स्कूटी सवार जो शख्स था उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक युवती इस हादसे में घायल हुई जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। और लंबे समय के बाद अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय को नया कुलपति मिल गया है। अल्मोड़ा पहुंचने के बाद कुलपति प्रोफेसर जगत सिंह बिष्ट का विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों ने स्वागत किया। इस दौरान कुलपति ने विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और कर्मचारियों के साथ बैठक की और विश्वविद्यालय की गतिविधियों की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए और कहा कि शिक्षण कार्य की गुणवत्ता और सत्र को नियमित करने की कोशिश की जाएगी। यह बनने के बाद आज जो मेरी प्राथमिकता रहेगी वो 3-4 यानी प्रमुख रूप से हैं। शासन से हमको 2 परिषदों का राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ और राजकीय महाविद्यालय बागेश्वर के अधिकरण के आदेश आ गए हैं। यह सत्र नियमित हम करने की और भी हम कोशिश करेंगे। जो हमारी फैकल्टीज़ हैं तो उनकी प्रोन्नतियाँ तभी होती हैं जब उनके पास कुछ यह लिखा पढ़ा सामग्री हो। कुलपति। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।